प्रदेश सरकार ने सशक्त भू कानून, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी, दावा किया है कि हमने वो भू कानून लागू कर दिया गया है। अभी हाल में जो बजट सत्र है उसमें विधेयक पारित भी हो चुका है, लेकिन सरकार का ये दावा कितना उचित है, चौखंबा स्पेशल में आज हम इस बारे में बात करेंगे CPI-ML के राज्य सचिव इंद्रेश बैखुरी जी से। इंद्रेश जी, आपका चौखंबा में स्वागत है। इंद्रेश जी, सरकार जो UCC को लेके आई है, तो उसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक तो पहली बात इसमें यह है कि जो ये दावा भी है कि देश का पहला राज्य है जिसने UCC लागू किया, तो एक तो गोवा में पहले से लागू है। हाँ, बिल्कुल। 1867 से गोवा में UCC लागू है। 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ और 1987 में गोवा एक राज्य बना। तो वहाँ वो लागू है, उसको लेकर के बहुत तरह के सवाल हैं। लेकिन यहाँ जो कानून राज्य की सरकार लाई है, ये कह सकते हैं कि आज़ाद भारत में ऐसा करने वाला राज्य बना। तो पहली बात तो हम ये समझते हैं कि ये असंवैधानिक है। ये पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान में इसका जो उल्लेख है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 कहता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर इट्स सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि पूरे देश की सीमाओं के भीतर राज्य अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा, उसको हासिल करने का प्रयास करेगा। तो राज्य का मतलब यहाँ क्या है? राज्य का मतलब प्रांत नहीं, प्रदेश नहीं, राष्ट्र राज्य है। बिल्कुल। तो एक तो पहली बात है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी एक राज्य का नहीं हो सकता। अब यहाँ जो कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं साहब, ये तो एक जगह हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं, फिर अब उसके बाद उत्तर प्रदेश भी बनाना चाहेगा, गुजरात में भी कमेटी बन रही है, असम वाले भी बनाएंगे। तो गुजरात का एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, एक आसाम का यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, एक किसी और प्रांत का यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो इस देश में जितने प्रदेश हैं उन सबका अपना अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, तो वो यूनिफॉर्म कैसे होगा? बिल्कुल। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक प्रयोगशाला के तौर पर उत्तराखंड में इस चीज़ को लागू किया गया है। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी की एक मेंबर का एक इंटरव्यू सुन रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि जब देश बनाने लगेगा तो तब तक तो मामला इतना स्पष्ट हो चुका होगा कि देश को बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम गिनी पिग्स हैं जिन पर प्रयोग किया जा रहा है कि प्रयोग करके देख लेते हैं, सफल हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। गिनी पिग्स तो उसके शिकार होते रहते हैं, प्रयोगों के, प्रयोगशालाओं के शिकार होना उनकी नियति है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अपने आप में एक तो असंवैधानिक प्रक्रिया है। और आप देखिए, इसमें एक दूसरा पहलू भी है कि ये सही बात है कि जिस समय संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय संविधान सभा में इस पर बहस हुई। और इनिशियली ये आर्टिकल 35 था, जो बाद में संविधान में आर्टिकल 44 के रूप में आया। तो आर्टिकल 35 था और उस पर खूब लोगों ने बहस किया। संविधान सभा में जब 23 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर इस पर जवाब देने को खड़े हुए, तो एक तो बात उन्होंने कही कि साहब, हम जो है विवाह के क्षेत्र में भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहते थे, है ना। तो यहाँ तो विवाह नहीं है सिर्फ, यहाँ तो और बहुत सारी चीज़ें ले आई गई है। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो तमाम आज जो आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं, वो आशंकाएं उस समय संविधान सभा में भी प्रकट की गई। और तब उन्होंने कहा कि भाई, जब देश की पहली संसद इसको बनाएगी या देश की संसद बनाएगी, यहीं से आप समझिए कि देश की संसद बनाएगी, कोई राज्य की विधानसभा नहीं बनाएगी। तो देश की संसद जब इसको बनाएगी तो ये संभव है कि वो शुरुआती तौर पर इसको वैकल्पिक रखे, कि लोग वॉलंटियर करें कि साहब हम इससे शासित होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। और दूसरे कानूनों का उन्होंने उदाहरण दिया इसमें कि ऐसा हो चुका, ये कोई अनोखी बात इसमें नहीं होने जा रही है। तो यहाँ जो किया गया वो तो ये सब कोई प्रक्रिया ही नहीं है, ये सब कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो ये एक तरह से एक गैर ज़रूरी, एक ऐसी कवायद जिसका कि कोई मतलब नहीं है, एक सांप्रदायिक कवायद और लोगों के जीवन में राज्य का एक तरह से गैर ज़रूरी हस्तक्षेप। और एक पूरा जो इसका पूरा ढांचा अगर आप देखें तो उस पूरे ढांचे से तो समझ में आता है कि राज्य एक तरह से, स्टेट, आपके जीवन में
हस्तक्षेप कर रहा है, एक सर्वेलेंस स्टेट है, एक निगरानी का पूरा तंत्र ये बनाया गया है जो नागरिकों के हर हिस्से पर निगरानी करने को बनाया गया है। तो जैसे मेरी जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो सदस्य हैं प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, उनसे भी बात हुई थी इस संबंध में। उनका ये कहना था कि लगभग हमने 2.5 लाख लोगों से बात की है, और आप चाहें तो आरटीआई से ये जवाब मांग लीजिए कि सब ने इसको सपोर्ट किया है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ यूसीसी लागू हो। तो जब उनका ये, तो आपको क्या लगता है कि इससे जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो दूर हो सकेंगी? नहीं, देखिए, एक तो आपने मैडम सुरेखा डंगवाल का उल्लेख किया, और वो विश्वविद्यालय में हमारी टीचर रही हैं और उन प्रोफेसर्स में रही हैं जिनको हम जेन्युइनली प्रोफेसर समझते थे। तो इस नाते मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन इस पर जो वो कह रही हैं आपके चैनल पे, जो उन्होंने कहा, दूसरी जगह उन्होंने कहा, तो वो दुर्भाग्यवश ऐसी बात है कि जिसकी आलोचना करना ज़रूरी है। तो तब मैंने एक दूसरे चैनल में भी ये बात कही कि तब मैं याद करता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जो है वो पंच परमेश्वर कहानी में कहते हैं कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। तो बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहना तो नहीं छोड़ा जा सकता। देखिए, लोग कह रहे थे, लोग मांग रहे थे, लोगों ने तो मांग नहीं की कि यूसीसी चाहिए। इस राज्य में कोई जनता ने मांग नहीं की। जनता बहुत सारी चीज़ों की मांग कर रही है। जनता तो मांग कर रही है कि सड़क की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। अभी भी आज के अखबार में भी खबर है कि कंधे पर बैठा करके लोगों को सड़क तक लाना पड़ रहा है। लोग अस्पताल की मांग कर रहे हैं, हमारे सारे अस्पताल रेफरल सेंटर्स हैं। लोग सरकारी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो इसकी मांग कर रहे हैं। लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं, लगातार रोजगार में घपला घोटाला ना हो इसकी भी मांग कर रहे हैं। प्रदेश के संसाधनों की लूट ना हो इसकी भी मांग कर रहे हैं। तो लोगों की मांग के हिसाब से अगर चीज़ें चलेंगी तो वो तो तब ये इसका नंबर नहीं आएगा। और लोगों के सामने कोई ढांचा नहीं था। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को जब यूसीसी की कमेटी ने बुलाया, हम वहाँ गए और मैंने तो लिखित रिप्रेजेंटेशन में कहा कि आप बताइए, 2-2.5 साल से आपकी कमेटी काम कर रही है, आपका कोई ड्राफ्ट नहीं है, आप हमसे कह रहे हैं। तो आप लोगों से कहेंगे साहब एक ऐसा हम कुछ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो लोगों ने कुछ भी कहा, तो लोगों ने मांग नहीं किया। लोगों के सामने वो कमेटी गई और उस कमेटी के सामने उन्होंने पूछा, तो लोगों के दिमाग में जो भी इस बात से ख्याल आया, लोगों ने वो ख्याल प्रकट किया। लेकिन इससे कोई समाज की बेहतरी का कोई रास्ता निकलता हो, ऐसा कोई रास्ता नहीं निकलने जा रहा है। और जिस तरह की पाबंदियां उन्होंने लगाई हैं, वो विवाह पर, वो लिव इन पर, वो तलाक पर, वो बाकी तमाम चीज़ों पर जिस तरह के प्रतिबंध, जिस तरह की निगरानी का पूरा तंत्र है, वो अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक है। क्या आप मानते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो क्या इसमें जब शेड्यूल ट्राइब को छोड़ दिया गया है, तो ये राज्य में पूरा कैसे मान सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि ये यूनिफॉर्म है? देखिए, यूनिफॉर्म तो जो तर्क, वही तो हम कह रहे हैं कि जो तर्क ट्राइबल्स को छोड़ने के पीछे है, वही तर्क तो राज्य को इसको नहीं बनाने के पीछे भी है। कि ट्राइबल्स को क्यों छोड़ा? कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से व्याख्यायित किया गया है, अलग से परिभाषित किया गया है। तो उसी तर्क के साथ तो हम कह रहे हैं कि भाई राज्य इसको बना नहीं सकता। जो तर्क उन पर लागू होता है ट्राइबल्स पर, जो आर्टिकल 44 की बात, हाँ, तो जो तर्क उन पर लागू होता है, उसी तर्क के साथ ये भी बात है कि एक राज्य को, एक प्रदेश को इसको नहीं बनाना चाहिए। इसमें से बहुत सीधी सी बात है। और इसमें एक जो बड़ा विवाद जिसको हिंदू संगठन भी वो कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी इसका विरोध कर रहे हैं कि लिव इन को क्या इसको हम ये कहें कि सरकार ने लीगलाइज कर दिया। हालांकि मैं सुरेखा मैम से भी जब मैंने ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि हमने केवल लड़कियों को प्रोटेक्ट किया है, ना कि इसको लीगलाइज किया है। तो इसे किस तरह से देखते हैं आप लिव इन को? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक तो लिव इन पर जितनी चर्चा हो रही है वो एकदम भाजपाई एंगल से चर्चा हो रही है, और उस पर विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां भी, विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, इस प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय राजनीतिक दल सब जब बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो भाजपा से ज़्यादा भाजपा होना चाहते हैं इस मामले में। असल में जो चिंता वो प्रकट कर रहे हैं वो चिंता की बात नहीं है, चिंता तो दूसरे तरह की है। और लिव इन और विवाह में, दोनों में एक तरह की चिंताएं हैं। आप समझिए कि विवाह के लिए भी उतनी जटिलता है जितनी लिव इन के रजिस्ट्रेशन के लिए चिंता है। तो पहले मैं विवाह पर आ जाता हूँ, फिर लिव इन पे बात कर लेते हैं।
तो विवाह के सिलसिले में उन्होंने कहा कि साहब आप हर तरह के विवाह को रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो 3 श्रेणी के विवाह हैं। एक जो यूसीसी लागू होने के बाद होंगे, उनको 1 महीने के भीतर रजिस्टर कराना है। 26 मार्च 2010 जब उत्तराखंड में कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हुआ, 26 मार्च 2010 से और यूसीसी लागू होने तक की शादियां, यानी 27 जनवरी 2025 तक की शादियां, उनको भी रजिस्टर कराना है। और 26 मार्च 2010 से पहले हुई शादियां, अब ये समझिए कि 26 मार्च 2010 से पहले हुई शादियों की कोई सीमा नहीं है, वो कहीं तक भी हो सकती हैं। तो इसमें 2 प्रश्न हमारे हैं कि भाई एक तो जब यहाँ कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट मौजूद था, उसमें जो शादियाँ रजिस्टर हुई, तो सरकार पीछे जा कर के रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से, रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन कैसे कर सकती है कि वो 26 मार्च 2010 तक की शादियों को कहे कि नहीं आपके रजिस्ट्रेशन को हम नहीं मानते, आप दोबारा से आइए रजिस्ट्रेशन कराइए। और उससे पहले 26 मार्च 2010 से तो ये जो रजिस्ट्रेशन हुए, जब यहाँ कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू था तो सरकार के पास रजिस्ट्रेशन हुए, तो आप सीधा सरकार जो है वहाँ से वो आंकड़ा क्यों नहीं हासिल कर लेती, वो डेटा क्यों नहीं हासिल कर सकती। लेकिन नागरिकों को लाइन में खड़ा करना है। ये जो हुकूमत है, इनके राज में यही तो होता रहा कि भाई आधार को पैन कार्ड से लिंक कराओ, आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कराओ, आधार को इससे लिंक कराओ, तो रोज़ ये सब सर्कस चलेगा, तो अब ये नया लिंक कराओ, ये जो सर्कस है, ठीक है। तो आप एक तो वहाँ से डेटा नहीं ले। दूसरी बात ये है कि आप क्यों चाहते हैं कि कोई भी वो अपनी शादी का सारा ब्यौरा, चाहे आज के दिन पर वो शादी एग्जिस्ट कर रही नहीं कर, क्योंकि किसी के विधवा या विधुर होने के बाद भी वो रजिस्ट्रेशन के कंपल्शन से बच नहीं सकता, उसको उस प्रक्रिया में जाना ही उसको उस प्रक्रिया में उस पर यह लाद दिया गया कि नहीं आपको रजिस्टर करना ही करना है, हर हाल में रजिस्टर करना है। और रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा बढ़ सके इसलिए सरकार ने, अब तो मुख्य सचिव ने आदेश किया, कल देहरादून जिले के सीडीओ ने आदेश जारी कर दिया सरकारी कर्मचारियों को कि भाई आपने रजिस्टर करना है। और आप कह रहे थे कि भाई किसी को लाइन में नहीं लगाएंगे, आज अखबार में खबर है कि कैंप लगाएंगे बाकायदा इस बात के लिए, तो सबको लाइन में खड़ा करेंगे। तो और उसमें जो कुछ आप जानना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा दिक्कत तलब है कि आप क्यों जानना चाहते हैं कि भाई इस आदमी का शादी से पहले कोई रिश्ता था कि नहीं था, वो शादी से पहले इसके रिश्ते की क्या स्थिति थी, उसका क्या स्टेटस था, है ना। ये इस डिटेल तक जाने की क्या ज़रूरत है। और लोगों के निजता के अधिकार का हनन है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि शादी करने के बाद जब ये रजिस्टर हो जाएगा, या दूसरा उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन में आपको एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना है, अभी स्वीकृति प्राप्त करनी, तो वो एक्नॉलेजमेंट भी उतना ही लंबी प्रक्रिया है जितनी शादी। तो जब आपने ये कह दिया कि भाई ये प्राप्त करना है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका पिंड नहीं छूटेगा। उस शादी के बाद आपने यदि घर बदला, आपने फ़ोन नंबर बदला, आपने ईमेल बदला, आपके घर में बच्चा हुआ, तो आपको सब जा कर के वहाँ बताना है फिर से उस पोर्टल में। तो ये जो पूरा संकट खड़ा होने वाला है, जो लोगों के, नागरिकों के जीवन में ये अवांछित हस्तक्षेप है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो लोग तो वहाँ लिव इन में फंसे हुए हैं। अरे भाई शादीशुदा लोगों के लिए संकट होने वाला है, विधवा या विधुर हो चुके लोगों के जीवन में भी संकट होने वाला है, 80 साल के लोगों के जीवन में संकट होने वाला है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये कानून असंवैधानिक है, तो आप सोचिए कि ये कानून कहता है कि ये राज्य की सीमाओं के बाहर दूसरे प्रांतों में भी लागू होगा यहाँ के निवासियों पर। कैसे लागू करेंगे आप। तो ये तो हुआ शादी। अब लिव इन, असल में देखिए लिव इन रिलेशनशिप एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, एक आधुनिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ 2 लोग ये तय करते हैं कि भाई उनको शादी के फॉर्मल रिलेशनशिप में नहीं जाना है, इसलिए वो बिना शादी के हुए आपस में रहते हैं, आपसी सहमति के साथ रहते हैं, और जिस स्टेज तक रहना हो उसके बाद अलग हो जाते हैं, अलग रहने लगते हैं। यहाँ उसको लगभग अपराध बना दिया गया है, मतलब क्रिमिनलाइज कर दिया पूरे को। उसमें जैसे ही आप लिव इन के लिए जाएंगे, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, तो पहले तो आपको मकान मालिक चाहिए। एक तो मकान मालिक आपके पास नहीं होगा कि जहां आप रहेंगे लिव इन में, तो तब आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होगा 15 दिन का। ये कानून में लिखा है कि 15 दिन का टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होगा, और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आप 15 दिन में जाकर के ले आएंगे कि साहब ये मैं मकान मालिक ले आया हूँ या मकान मालिक ले आई हूँ, हम लोग ये लेकर के आए हैं, तो इन मकान मालिक के यहाँ हम रहेंगे। तो एक तो आपको चाहिए। दूसरा, उसमें पुलिस है, लोकल थाने को आप इन्फॉर्म करेंगे, है ना। लोकल थाने को वो रजिस्ट्रार बताएगा, या सब रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार,
रजिस्ट्रारों की भी भरमार है साहब, रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रार हैं चारों तरफ, हर अफसर रजिस्ट्रार है ना। वो भी एक ज़बरदस्त है, मतलब ये कॉम्प्लिकेशन है कि गांव सीधे सीधे ये भी है, मुझे लगता है कि राइट टू प्राइवेसी वाला खत्म भी हो रहा है, और दूसरे जो लिव इन में रहेगा वो उसे तो अभी तक तो लैंडलॉर्ड ही परेशान करता है कि ज़्यादा किराया वगैरह पुलिस वाले भी मांगेंगे। जब ये इस निगरानी तंत्र में रहेगा तो आप समझिए कि भाई पुलिस के पास भी उसकी सूचना जा रही है, कहा कि माइनर्स के केस में तो माता पिता के पास भी सूचना जाएगी, तो आपने सबको ले आए, तो इस पूरे जटिल जंजाल में और फिर अलग होना है तो फिर उसकी भी वही उतनी लंबी प्रक्रिया है। तो इस जटिल जंजाल में फंसने के बजाय तो तब फिर आदमी लिव इन में क्यों रहेगा, वो तो शादी नहीं करेगा जब उसको इतनी ही जटिलता में करना होगा। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि साल में एक दिन 14 फरवरी आता था, तो लड़के लड़कियां कहीं पार्क में बैठे हुए हैं तो कुछ तथाकथित धर्म रक्षक समूह जाकर के उन लड़के लड़कियों को जाकर के परेशान करते थे। अब उनके पास ये पूरे साल भर का कार्यक्रम है कि वो एक मॉरल पुलिसिंग की एक व्यक्ति के पास जाकर के वो इस तरह से लोगों को परेशान करें। और इसमें सबसे गजब बात यह है कि कानूनी पेंच तो है कि वो जो सब रजिस्ट्रार है या रजिस्ट्रार है वो कानूनी आधार पर या ज़रूरतें पूरी करने के आधार पर उसको रिजेक्ट कर सकता है लिव इन को, लेकिन उसके अलावा वो शादी में भी है, उसके अलावा एक और पेंच है कि वो कहते हैं कि मोरालिटी के आधार पर भी, नैतिकता के आधार पर भी। अब अफसर की नैतिकता अलग अलग हो सकती है साहब। घूस खाने में अफसर को कोई समस्या नहीं है, रिश्वत खाना उसको अनैतिक नहीं लगता है, ऊपरी आय अर्जित करना, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना उसको अनैतिक नहीं लगता है, लेकिन एक लड़के लड़की का साथ रहना उसको अनैतिक लग सकता है, उसको ऐसा होना ही अनैतिक लगे। तो तब क्या कीजिएगा। तो उसमें धर्म संस्कृति पर हमले से ज़्यादा ये दो इंडिविजुअल्स जो जीवन में अपने तरह का चयन करना चाहेंगे, अपने ज़िंदगी का चुनाव कि वो कैसे रहना चाहते हैं बालिग इंडिविजुअल्स, उसमें भी स्टेट जाकर के घुस गया है, उसमें राज्य जाकर के घुस गया है, राज्य की पुलिस जाकर के उसमें हस्तक्षेप करेगी और एक दशा में उनको क्रिमिनलाइज भी करेगी। और सब चीज़ को एक तरह से जब आप ये कह रहे हैं कि साहब ये सिविल कोड है, तो सिविल कोड है, लेकिन इसमें तो सारे क्रिमिनल व्यवस्था है। और ये अद्भुत किस्म का सिविल कोड है साहब कि जब कानून एक्ट पास हुआ विधानसभा से तो 200 पन्ने का वो भी था। अब ये जो नियमावली सरकार ने पास की है ये भी इतनी मोटी है, तो एक्ट भी इतना ही मोटा है और नियमावली भी उतनी मोटी है, जबकि नियमावली एक तरह से एक्ट का एक्सप्लेनेशन होता है कि जो छोटा मोटा कुछ सिनॉप्सिस टाइप का, लेकिन ये समानांतर अधिनियम है और इसमें कई चीज़ें बदल गई। जैसे एक्ट में प्रावधान था कि भाई अगर आप शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपको पेनल्टी होगी 10,000 रुपया, है ना। इसमें प्रावधान है कि यदि आप ये नहीं कराएंगे तो आपको सरकारी जो सब्सिडीज़ मिलती हैं उनका लाभ नहीं मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, ये अलग से प्रावधान कर दिया। तो ये इसमें प्रोविज़न, हाँ ये इसमें बिल्कुल प्रोविज़न है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये तो इसमें आर्टिकल 20 है, उसका खंड 5 है, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको वो सब चीज़ें, सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा, है ना, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये अतिरिक्त किस्म का जो फाइन था वो फाइन एक्ट में है, तो एक्ट में फाइन की व्यवस्था है, इसमें ये सरकारी योजनाओं से वंचित करने की व्यवस्था है। तो एक तरह से ये तो क्रिमिनल कोड हुआ, सिविल कोड कहाँ हुआ, है ना, ये तो क्रिमिनल कोड है जिसमें बाकायदा सज़ा हो रही है, जिसमें बाकायदा सज़ा का प्रावधान है कि आपको सज़ा किया जाएगा, दंड किया जाएगा, पुलिस शामिल है सब चीज़ में। तो एक तरह से ये इस राज्य के भीतर एक, जैसा मैंने कहा, जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये एक निगरानी का तंत्र खड़ा करने की कोशिश, एक सर्वेलांस स्टेट बनाने की कोशिश है। एक वो मैं पढ़ रहा था कि इसमें ही, लेकिन में एक और वो है कि अगर इन केस किसी का मतलब बच्चा हो जाता है, मतलब संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो ये तो कहा है कि उसका है, लेकिन उस पर अधिकार किसका होगा। अगर दोनों सेपरेट हो जाते हैं तो लड़की की संपत्ति का अधिकार होगा या लड़के की संपत्ति का अधिकार होगा, तो वो भी जस्टिफाई नहीं है। ये बहुत तरह की जटिलताएं, देखिए जब ये कानून लागू होने लगेगा, अगर इसको अदालत में लोगों ने चुनौती दी है और बहुत तरह की चुनौती दी है, अल्पसंख्यक लोगों ने ये माना है कि भाई उनके खिलाफ है, उनके अधिकारों के खिलाफ है,
और मैं तो ये समझता हूँ कि उनका चुनौती देना बिल्कुल वाजिब है। मतलब इतने पूर्वाग्रह से ग्रसित स्टेट है कि अल्पसंख्यक समाज का कोई एक व्यक्ति उस कमेटी में नहीं था। आप बाहर से ये मानते हैं कि साहब उनका सब कुछ खराब है, उनके रीति रिवाज खराब है, उनका शादी करना खराब है, उनका दूसरी तीसरी चीज़ें खराब हैं, और उसी हिसाब से आपने कानून भी बना दिया। लेकिन उनके मुंह से सुनना, उनके प्रतिनिधियों के मुंह से सुनना, यहाँ तक कि उन महिलाओं में से भी किसी को प्रतिनिधि बनाया जा सकता था जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई, वो तो मुस्लिम समाज की महिलाएं थी। तो ये इस तरह का पूर्वाग्रह। और जो बात आप कह रहे हैं कि वो नए तरह की जटिलता पैदा करेगा, उस जटिलता का अंदाज़ा 200-400 पन्ने के बाद भी नहीं होगा। वो नए तरह की दिक्कतें पैदा करेगा जिसका जवाब देने वाला कोई नहीं, क्योंकि जवाबदेही सरकार की कोई नहीं है। जवाबदेही किसी तरह की स्टेट ने नहीं ली है, सारी जवाबदेही नागरिक के ऊपर है। स्टेट थानेदार है, बस, उसका और कोई काम नहीं है। इसमें जो माइनॉरिटी वाले हो उसमें मैं बता दूं कि इस संबंध में भी मैंने बात की थी कि कोई सदस्य क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने उधम सिंह नगर में कुछ मुस्लिम के साथ में संवाद किया और उन्होंने, महिलाओं ने एक सूत्रीय तौर पर कहा कि हलाला को रुकना चाहिए। तो मैंने कहा कि सदस्य तो होना चाहिए था कोई, तो उस पर कोई जवाब नहीं था। और वाकई ये है कि मुझे लगता है कि जल्दबाजी में ये ड्राफ्ट को जल्दी इन्होंने, मतलब पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए धामी सरकार ने इसको जल्दबाजी में, ड्राफ्टिंग कमेटी भी मुझे लगता है कि वो चाहते थे। जब मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी बहुत सारे डिस्कस चल रहे हैं, लीगल एस्पेक्ट देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी में हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा हुआ? नहीं, समय तो उन्होंने पर्याप्त लिया, लेकिन उस समय के बीच में क्या किया ये एक अलग मसला है। क्योंकि जिस समय पिछले साल विधानसभा ने ये एक्ट पास किया, हाँ, विधानसभा के एक्ट पास करने में जो जल्दबाजी थी वो ज़रूर थी, क्योंकि 3 दिन पहले आपके पास एक्ट आया, रिपोर्ट आई जो 600 पन्ने की रिपोर्ट थी, और 3 दिन में 200 पन्ने का एक्ट लेकर के आप विधानसभा में भी पहुंच गए। और मंत्रिमंडल में कितने लोगों ने ये एक्ट पढ़ा होगा, विधानसभा में कितने लोगों ने ये एक्ट पढ़ा होगा, ये कहा नहीं जा सकता, है ना। पिछले साल जब हम बात कर रहे थे तब हम एक्ट पर बात कर रहे थे, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो नियमावली पर बात कर रहे हैं, क्योंकि नियमावली एकदम समानांतर एक्ट है। तो जल्दबाजी के अलावा इसमें ये भी हुआ कि पिछले साल जब फरवरी 2024 में जिस समय विधानसभा ने ये एक्ट पास किया, तो देश के तमाम कानूनी वेबसाइट्स ने इसके बारे में चीज़ें लिखी। और बार एंड बेंच एक लीगल वेबसाइट है, और बार एंड बेंच पर एक लेख छपा जिसमें उन्होंने कहा कि कौन से प्रावधान किस कानून से कॉपी किए गए हैं और उनमें क्या बदलाव किया गया है। और एक 39 पन्ने का PDF उन्होंने जारी किया, एक एक धारा का कि कहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया है। तो एक तरह से आपने कॉपी पेस्ट करके कुछ एग्जिस्टिंग कानून में इस तरह के तमाम कानूनों को, स्पेशल मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, कहाँ से क्या क्या उठाया है। तो बार एंड बेंच ने 39 पन्ने का एक PDF जारी किया और उसमें बताया कि अच्छा यहाँ, और ये भी बताया कि यहाँ के कानून में अंतर क्या है। तो एक तरह से कुछ लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिला, है ना। उसमें नौकरी में तो केवल प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी थी, बाकी तो सब रिटायर थे, रंजना प्रकाश देसाई, शत्रुघ्न सिंह, तमाम लोग जो है वो। और शत्रुघ्न सिंह तो गजब कैरेक्टर हैं साहब, वो एक समय मुख्य सूचना आयुक्त हुए, फिर तीरथ सिंह रावत जी के समय में वो मुख्यमंत्री के सलाहकार हुए, और इनके राज में वो इस UCC की कमेटी के सदस्य हुए। और मैं आपको बताऊं, बस उनका जिक्र आया तो तब मुझे फिर से ये बात याद आई कि मैंने कमेटी के सामने ये सवाल रखा कि जब संविधान में कहा है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर अ सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो फिर आप एक राज्य में कैसे बना रहे हैं। तो वो शत्रुघ्न सिंह साहब ने इसकी अद्भुत व्याख्या की। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में के एक कोने में कभी बनाए, टेरिटरी ऑफ इंडिया के दूसरे कोने में कभी बनाए, टेरिटरी ऑफ इंडिया के तीसरे कोने में कभी बनाए। तो शायद यही उनकी योग्यता होगी जिस योग्यता के लिए वो उस कमेटी में रखे गए होंगे। इंद्र जी, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है ये कितना लंबा चलेगा, और क्या इसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जो दी जा रही है, तो क्या ये इम्प्लीमेंट होता रहेगा या फिर ये एक डम्प कानून हो जाएगा? देखिए,
जिस तरह से इसको चुनौती दी गई है और अगर इसके कानूनी पहलुओं पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर गौर करेंगे तो निश्चित ही ये खारिज होने लायक है। और हालांकि लेकिन एक स्थिति है आज के दिन पर कि अदालतों से भी जिस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं तो एक तरह से सरकार के निर्णयों को हाँ में लाने के फ़ैसले हो रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मैं समझता हूँ कि नागरिक समाज भी जब इससे गुजरेगा और जब इसकी जटिलताओं से उसका सामना पड़ेगा तो सरकार को बार बार इसमें बदलाव करते रहना पड़ेगा, चाहे वो नाम मात्र के लिए इसको रखे रहें, लेकिन उनको बदलाव इसमें करना पड़ेगा क्योंकि जैसा ये है वैसा तो इसको लागू करने में जटिलताएं ही जटिलताएं हैं। वो कई किस्म की जटिलताएं हैं जो लगातार पेश आएंगी, तो ऐसा तो ये लागू नहीं हो सकता, इसको लागू नहीं किया जा सकता ऐसा, और न किया जाना चाहिए। और जो महिलाओं को अधिकार मिलने की बात है तो वो आपको लगता है कि अधिकार संपन्न है ये एक्ट? नहीं, देखिए, महिलाओं को जैसे संपत्ति का अधिकार है वो तो इस देश में पहले कानून बन चुका है ना। वो सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जिन फैसलों ने वो अधिकार दिया। लगातार जो जिन नए एस्पेक्ट्स की तरफ चीज़ें सामने आती हैं उनकी तरफ लोग इशारा करते हैं, उसका दबाव भी आता है, तो अदालतों से भी दूसरी जगहों से भी वो आते हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ ऊपरी प्रचार में माइलेज हासिल करने की बात है, वरना जो पार्टी जिसका महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण पूरे देश में दिखाई दे रहा है ना, किस तरह की चीज़ें हैं। और मुस्लिम महिलाओं को वो अधिकार देने की बात कर रहे हैं जो गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी कह करके रिहा करवाते हैं, उनका स्वागत कराते हैं, उनके गले में मालाएं डलवाते हैं। पूरे देश में हाथरस से लेकर के और तमाम जगह तक आप बिखरा पड़ा है कि क्या क्या पिछले 8-10 सालों में बेटी बचाओ का नारा कैसे चेतावनी में तब्दील हो गया। तो वो महिलाओं को अधिकार देना चाहते होंगे, ये तो समझ से परे है। वो महिलाओं पर निगरानी ज़रूर कसना चाहते हैं, उनके भी स्वतंत्र चुनाव पर एक तरह से कि वो अपने जीवन में किससे शादी करना चाहती हैं, किसके साथ रहना चाहती हैं, उस पर ज़रूर अंकुश लगाने का काम वो कर रहे हैं। साथियों, इंद्रेश मैखुरी जी का कहना है कि यूसीसी कानून से पता नहीं लोगों को अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी और राज्य इसमें सारी जिम्मेदारियां नागरिकों की हो गई है और राज्य थानेदार बन गया है। चौखंबा स्पेशल में अगली बार हम किसी और शख्सियत से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।